हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। आज बच्चों हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो है स्पाइनल कार्ड। उसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि स्पाइनल कार्ड क्या है और उसका क्या फंक्शन है। बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो स्पाइनल कार्ड है वो मेडुला का कंटिन्यूएशन है। ये बच्चों ब्रेन है, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट, और ये ब्रेन स्टेम है। और ब्रेन स्टेम का जो लास्ट पार्ट है, ब्रेन स्टेम मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ब्रेन स्टेम तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। तो जो सबसे लास्ट पार्ट मेडुला है उसी का कंटिन्यूएशन जो है स्पाइनल कार्ड है। और स्पाइनल कार्ड बच्चों हमारे स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, उसके अंदर सिचुएटेड है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड विच इज सिचुएटेड इन आवर स्पाइन। तो कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रस्सी की तरीके से लटका हुआ रहता है, इसलिए उसको कार्ड बोला जाता है। तो ये मेडुला का ही प्रोलांगेशन है। मेडुला से लेकर के L1 वर्टिब्रे तक स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। तो स्पाइनल कार्ड बच्चों ये कहां से कहां तक है, मेडुला टू L1 वर्टिब्रे, जो नंबर 1 वर्टिब्रे वहां तक स्पाइनल कार्ड पाई जाती। जो इसका वेट है, स्पाइनल कार्ड का जो वेट है बच्चों वो 35 ग्राम। टोटल वेट स्पाइनल कार्ड का कितना है, 35 ग्राम। और ये 42 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ इसकी 42 से 45 सेंटीमीटर और डायमीटर केवल 1 सेंटीमीटर, और इसका जो टोटल वेट है कितना है, 35 ग्राम। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्पाइनल कार्ड का जो लास्ट पार्ट है वो है कोनस मेडुलरिस, जो कि L1 वर्टिब्रे तक ही जो है स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। इसके बाद केवल नर्व्स का समूह है, जो सारे नर्व्स जो हैं ऐसा लगता है कि जैसे वो हॉर्स की टेल हो, घोड़े की पूंछ की तरीके से सारी नर्व्स एक के बाद एक नीचे की तरफ फैली हुई हैं। इसीलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है, कॉडा इक्विना। कॉडा माने टेल, इक्विनस मतलब होता हॉर्स। तो हॉर्स की जैसे घोड़े की पूंछ होती है उसी तरीके से नसों का समूह होता है। स्पाइनल कार्ड से जो भी नर्व्स निकलती है उनको क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व। तो ये सारा यहाँ पे केवल नसों का समूह है। स्पाइनल कार्ड जो है L1 वर्टिब्रे के बाद स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जाती है, केवल क्या पाया जाता है, केवल स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं और उनके समूह को क्या बोलते हैं, कॉडा इक्विना। और जो वर्टेब्रल कैनाल है, वर्टेब्रा के बीच में जो स्पेस है जिसको स्पाइनल कैनाल भी बोला जाता है, जिसमें स्पाइनल कार्ड जो है एक रस्सी की तरीके से लटकी हुई है, वो जो वर्टेब्रल कैनाल है उसका जो लास्ट पार्ट है उसको बोला जाता है फाइलम टर्मिनेल। फाइलम मतलब होता है पूंछ, टर्मिनेल मतलब उसका लास्ट पार्ट। तो ये लास्ट पार्ट है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेन के चारों तरफ 3 मेनिन्जेस पाई जाती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तीनों मेम्ब्रेन्स क्या क्या है, उसको क्या बोला जाता है, मेनिन्जेस। सबसे बाहर जो कि सबसे ज्यादा हार्ड है और ड्यूरेबल है उसको बोला जाता है ड्यूरामेटर। फिर वेब लाइक अरेक्नॉइड मीटर, और सबसे अंदर की तरफ पायामीटर। तो
वो जो है तीनों जो मेनिंजेस हैं ये ब्रेन के भी बाहर कवरिंग बनाती हैं और वही मेम्ब्रेन कंटिन्यूएशन में स्पाइनल कार्ड के भी तीनों मेम्ब्रेन सुरक्षा करती हैं। तो ये ब्रेन के भी चारों तरफ है और स्पाइनल कार्ड के भी चारों तरफ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, मतलब अरेक्नॉइड मीटर और पायर मीटर के बीच में क्या पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो ये स्पाइनल कार्ड है बच्चों, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है जिसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, जो कि मैंने बताया था जो वेंट्रिकल्स होती हैं, जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होती हैं जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। मैंने बताया था कि दो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो वही उसी का कंटिन्यूएशन, ये जो है सेंट्रल कैनाल है, इसके अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो जैसे ब्रेन के अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और बाहर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसी सेम तरीके से स्पाइनल कार्ड के अंदर भी सेंट्रल कैनाल में और बाहर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सबएक्नॉइड स्पेस में पाया जाता है, जिसका काम मैंने पिछली बार बताया था कि इसका काम जो बेसिक काम है वो प्रोटेक्शन है, शॉक एब्जॉर्बर है, ताकि किसी भी इंजरी या जो है ट्रॉमा का असर जल्दी स्पाइनल कार्ड या ब्रेन पर न पड़े। स्पाइनल कार्ड को हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, स्पाइन के किस पोर्शन में वो कार्ड आ रही है उसके आधार पर जो जो उसकी नर्व्स निकली हैं उसको नाम दिया गया है। जैसे सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब बच्चों होता है गर्दन। गर्दन पे जो नर्व्स निकल करके हमारे हाथों में और गर्दन के पार्ट पे जो सप्लाई कर रही हैं उसको बोलते हैं सर्वाइकल नर्व। इसके बाद है थोरैक्स रीजन, जो चेस्ट का रीजन, इसको बोला जाता है थोरैक्स। तो थोरैक्स रीजन में जो नर्व्स हैं, जो सप्लाई जो है स्पाइनल कार्ड से निकल करके पेरिफेरी पे जो नर्व्स आ रही हैं उनको बोला जाता है थोरैकिक नर्व। और जो लंबर, लंबर मतलब होता है पेट, जो पेट के रीजन में जो नर्व्स हैं उनको बोला जाता है लंबर नर्व्स। और जो कमर, कमर के रीजन में जो नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व है, उनको बोला जाता है सैक्रल। और उसके नीचे लास्ट जो नर्व है वो कॉक्सियल, जो कॉक्सिक्स बोन है उसके पास से जो नर्व निकल रही है उसको बोला जाता है कॉक्सियल नर्व। तो मैंने बताया था कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंटर में लोकेटेड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो उससे नर्व्स निकल करके पेरिफेरी तक पहुंच रही हैं ताकि इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे हमारे शरीर के अंदर के इंटरनल इन्वायरमेंट की जो इंफॉर्मेशंस हैं जिसको कि हम स्टिमुलस बोलते हैं, वो स्टिमुलस को सेंस करती हैं। तो वो सारी नर्व्स मिल करके जो क्रैनियम से निकल रही है, ब्रेन से निकल रही हैं, उनको क्रैनियल नर्व बोला जाता है, और जो स्पाइन से निकल रही हैं उनको स्पाइनल नर्व बोला जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं उनको बोला जाता है क्रैनियल नर्व्स। मैंने बताया था कि ब्रेन के निचले हिस्से से, बेसल पार्ट से नर्व्स निकल करके पूरे हेड रीजन में और जो है और फेस रीजन में सप्लाई करती हैं, उनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकल करके पेरिफेरी पे जा रही हैं उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। कोई भी नर्व बच्चों
उसका जो बेसिक फंक्शन के आधार पर उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि मोटर नर्व है, कि सेंसरी नर्व है, कि मिक्स्ड है। मतलब उसका उसमें मिक्स्ड का मतलब है उसमें दोनों तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं। नर्व और न्यूरॉन में मैंने अंतर बताया था कि जो नर्व होती है वो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन्स का समूह होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बच्चों यहीं पे जो क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व को दोनों को अलग अलग बता देते हैं। क्रैनियल नर्व्स जो कि क्रैनियम जो हेड रीजन से यानी कि ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे हैं उनको बोला जाता है क्रैनियल नर्व्स। बच्चों क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं। इंपॉर्टेंट बच्चों इसको याद रखना है, कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर हैं, दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से वो निकलती हैं। इसको याद रखना बच्चों, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो क्रैनियल नर्व है वो ऑल्फैक्टरी है। ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल। बच्चों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवीं जो नर्व है वो है एब्डुसेंस। सेवंथ है फेसियल। आठवीं जो क्रैनियल नर्व है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। कॉक्लियर बच्चों जो इनर ईयर का जो हियरिंग पार्ट है, जो सुनने के काम में जो आता है उसको कॉक्लियर पार्ट बोलते हैं। और इनर ईयर का एक पार्ट और है वेस्टिब्यूल, जो कि बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग आर्गन उसको बोलते हैं, बैलेंस बनाने के जो काम आता है, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं, वो है वेस्टिब्यूल पार्ट। नाइन्थ ग्लासोफेरेंजियल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ग्लासस मतलब होता है जीभ और फेरिंग्स, जीभ और फेरिंग्स दोनों को सप्लाई करता है। 10th बच्चों वेगस। 10th जो क्रैनियल नर्व है वेगस। और 11th है एक्सेसरी स्पाइनल। और लास्ट है हाइपोग्लासस। तो ये बच्चों इसको क्रम से ऐसे ही याद रखना है। इसमें से जो सेंसरी नर्व है वो फर्स्ट, सेकेंड और 8th, ये प्योर सेंसरी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और 8th। और जो मोटर नर्व्स हैं, जो प्योर मोटर, उसमें केवल मोटर न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन जो नर्व्स में बच्चों हमने बताया कि वो न्यूरॉन्स का बंडल है, कलेक्शन है। वो नर्व्स मोटर भी हो सकती हैं, जिसमें केवल मोटर न्यूरॉन पाया जाता है, वो सेंसरी हो सकती हैं और वो मिक्स्ड हो सकती हैं। मिक्स्ड यानी कि उसमें सेंसरी नर्व फाइबर भी है और
मोटर नर्व फाइबर है। एक ही नर्व में दोनों फाइबर मौजूद हैं। अगर एक नर्व में केवल सेंसरी फाइबर मौजूद हो उसको सेंसरी नर्व बोलेंगे। अगर उसमें केवल मोटर फाइबर, मोटर न्यूरॉन्स ही केवल उसमें पाए जाते हो तो उसको मोटर नर्व बोलते हैं। तो सेंसरी, ये जो फर्स्ट मतलब ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक और वेस्टिबुलोकॉक्लियर, केवल और केवल सेंसरी फाइबर ही इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सेंसरी नर्व। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन किसको बोला जाता है? स्मेल को। तो ये स्मेल सेंस करने के लिए जो ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उनकी सप्लाई कहां है? नोज में है। ऑप्टिक समझ गए होंगे, ये फोटो रिसेप्टर्स को इनकी सप्लाई होती जो आईज में पाई जाती हैं। और वेस्टिबुलोकॉक्लियर ये ईयर। तो ईयर, आई और नोज, ये तीनों की जो नर्व्स हैं वो केवल क्या है? प्योर सेंसरी। और थर्ड नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर और सिक्स एडुसेंस और 11th और 12th, ये जो नर्व्स हैं ये प्योर मोटर हैं। और इसके अलावा जो बची मिक्स्ड, जिसमें कि सेंसरी नर्व फाइबर भी पाए जा रहे हैं और मोटर नर्व फाइबर भी पाए जा रहे हैं, वो 7, 8, 9 एंड 10। ये जो चारों नर्व बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड और 8 जो है प्योर सेंसरी है। थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ ये जो है ये आईबॉल को सप्लाई करती है। जो हमारा जो है आईबॉल का जो मूवमेंट है ऊपर नीचे अगल बगल, ये सारे जो आईबॉल और जो है आईब्रो के जो मूवमेंट्स हैं वो 3, 4, 6 क्रैनियल नर्व से जो है कंट्रोल किया जाता है। 11th और 12th यानी कि एक्सेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लॉसल जो क्रैनियल नर्व है ये भी प्योर मोटर है। और जो बची क्रम से 7, 8, 9, 10 ये चारों जो है मिक्स्ड क्रैनियल नर्व है, यानी कि इसमें सेंसरी नर्व फाइबर भी उसी नर्व में है और मोटर नर्व फाइबर भी उसी नर्व में है। स्पाइनल नर्व बच्चों 31 पेयर्स हैं। कितनी है? 31 पेयर्स हैं। और अच्छी बात क्या है कि सारी की सारी नर्व्स, सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड हैं, यानी कि सेम नर्व, उसी में सेंसरी नर्व फाइबर भी है और उसी में मोटर फाइबर भी है। एक सेंसेशन को जो है वो इंपल्स को स्पाइनल कार्ड या ब्रेन तक ले जा रहा है और वहां से जो एक्शन, जो कमांड मिला उसी सेम नर्व से वो कमांड भी ट्रेवल कर रहा है। जो स्पाइनल, जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्पाइनल कार्ड के जो गर्दन वाले एरिया से जो नर्व्स निकलती हैं उनको बोला जाता है सर्वाइकल नर्व। और उसके नीचे जो चेस्ट वाले रीजन में जो नर्व्स निकलती हैं उनको बोला जाता है थोरैकिक नर्व। और जो एब्डोमिनल रीजन से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको बोला जाता है लंबर नर्व। और जो हिप रीजन से उनको बोला जाता है सैक्रल। और सबसे लास्ट में कॉक्सिक्स बोन के पास जो है वो कॉकेशियल नर्व। सर्वाइकल नर्व बच्चों 8 पेयर्स हैं। एक राइट साइड नर्व निकलेगी, एक लेफ्ट साइड नर्व निकलेगी। थोरैकिक 12 पेयर्स हैं, तो ये दोनों मिलाकर के 20 पेयर्स यही हो गए। 5 पेयर्स बच्चों लंबर नर्व है, 5 पेयर सैक्रल है और केवल एक पेयर कॉक्सियल नर्व है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे स्पाइनल कार्ड जो कि हमारे स्पाइन में ये रस्सी की तरीके से लटकी हुई है। इसका जो लास्ट पोर्शन है वो L1 तक जाता है। इसके बाद स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जाती, केवल क्या पाया जाता है? नर्व्स का समूह, जिसको कि क्या बोलते हैं? कार्डा इक्विना। और इसीलिए बच्चों कि चूंकि यहां स्पाइनल कार्ड नहीं है, इसीलिए कभी भी अगर
लंबर पंक्चर करना होता है, जैसे कि स्पाइनल नीडल से जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालना होता है, कि अगर उसमें हमको जांच करना है, अगर किसी को डाउट हुआ कि इनको जो है मस्तिष्क ज्वर हो गया है, कोई ब्रेन में या जो है मेनिंजेस में इंफेक्शन हो गया है, तो हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लंबर पंक्चर नीडल से निकालते हैं। तो वो कहां से निकाला जाता है? L3 L4 अगर लंबर पंक्चर करना होता है तो या L3 L4 स्पेस से या L4 L5 स्पेस से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां स्पाइनल कार्ड पाई ही नहीं जाती, वहां CSF है, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस जिसमें कि CSF पाया जाता है, उस सब एरेक्नॉइड स्पेस एक्चुअली जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस, ये S2 वर्टिब्रा तक जो है इसका कंटिन्यूएशन होता है, तो CSF तो वहां तक पाया जाता है। तो इसलिए आराम से जो है L3 L4 या L4 L5 स्पेस से, चूंकि वहां स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जाती, वहां से फ्लूइड निकाल लिया जाता है। और इस तरीके से हमने देखा कि जो स्पाइनल नर्व दोनों तरफ से, देखिए राइट और लेफ्ट दोनों साइड से निकल करके पेरिफेरी तक जा रही हैं, और उनको किस रीजन में, स्पाइन के किस रीजन में लोकेटेड है, उसके आधार पे हम इस तरीके से उसको नाम देते हैं। एक चीज बच्चों और आपने सुना होगा कि देखा होगा कि कुछ लोग सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं, जैसे जो है जब उनको स्पाइंडलोसिस हो जाती है तो उन क्या करते हैं, सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं, या अगर लंबर रीजन में उनकी जो है स्पाइंडलोसिस हो जाती है तो लंबर बेल्ट लगाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये दो ही रीजन में ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होती है? स्पाइंडलोसिस बच्चों, उसका मतलब होता है कि जो स्पाइनल नर्व निकल रही है वो वहां पे कंप्रेस हो जाती है। जहां यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि बच्चों ये एक स्पाइन का डायग्राम है, इसको मिटा भी देना बच्चों। ये एक स्पाइन का डायग्राम है, एक रीढ़ की हड्डी है बच्चों। तो इसमें आप देख रहे होंगे जैसा कि ये जो है ये हेड रीजन है और ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है बच्चों। यहाँ पे सब जो है जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फेफड़ा है, हार्ट है, और यहाँ पे आते हैं, तो ये इंटेस्टाइन इस रीजन में फ्रंट आगे की तरफ जो है ऐसे पाए जाएंगे, और ये बैक साइड है। यहाँ पे अगर आप टच भी करेंगे तो ये स्पाइनस प्रोसेस को आप फील कर सकते हैं अपने पीठ में। तो ये स्पाइनस प्रोसेस है बच्चों, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये जो है बैक साइड है और इधर फ्रंट साइड है। तो ये हेड रीजन है, ये बच्चों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिबेलम है, और ये ब्रेन स्टेम है। मेडुला है, मेडुला के बाद ये स्पाइनल कार्ड का प्रोलॉन्गेशन है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वर्टिब्रल बोन है। क्या है? वर्टिब्रल बोन, मतलब रीढ़ की हड्डी। दो बोन के बीच में, दो रीढ़ की हड्डी की बोन के बीच में एक बच्चों देख रहे होंगे डिस्क पाया जाता है, एक पैक जो है पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? जर्क को एब्जॉर्ब करना। इसका काम क्या है? जर्क को एब्जॉर्ब। जैसे कभी हम ऊपर से जंप कर गए थोड़ा भी हाइट, अगर ये वर्टिब्रल डिस्क ना हो तो बोन्स आपस में टकरा जाएंगी और अच्छा खासा डैमेज होने का डर रहेगा। इसलिए नेचर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बीच में एक डिस्क दे रखा है जो कुशन के टाइप का जो है उसका फंक्शन होता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये बच्चों, ये बोन जितना जो है इसकी हार्डनेस बोन जैसी नहीं होती है, रबड़ की तरीके से होता है कि अगर उस पर प्रेशर पड़ा तो वो ये बल्ज करने लगती है, जिसको कहा जाता है डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोलैप्स। तो ये अलग अलग जो है लेवल है जो स्पाइंडलोसिस के। तो जैसे ही बल्ज, ये आप बच्चों देख पा रहे होंगे, जैसे ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से देखिए ये स्पाइनल नर्व बाहर निकल रही है,
तो ये जस्ट जो है बगल से जो वर्टेब्रल डिस्क है उसके बगल से होकर के गुजर रही है। जैसे ही ये डिस्क बल्ज होगा या डिस्क प्रोलैप्स होगा तो ये नर्व यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी। इसमें भी इस डायग्राम में बच्चों देखिए ये जो एरिया है ये यही क्या है, स्पाइनल कैनाल है, वर्टेब्रल कैनाल है, उसके अंदर ये स्पाइनल कार्ड, ये जो शेप के आकार का आप देख पा रहे होंगे ये स्पाइनल कार्ड है। ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है ये ग्रे मैटर है बच्चों। मैंने बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक दूसरे से अपोजिट है। ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ पाया जाता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ पाया जाता है। और स्पाइनल कार्ड में जस्ट उल्टा है। आप देख पा रहे होंगे ग्रे मैटर अंदर है और ये जो पोर्शन है ये व्हाइट मैटर है। यहां पे ग्रे मैटर अंदर है और व्हाइट मैटर बाहर है। ग्रे मैटर बच्चों, जो ग्रे मैटर जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, मैंने बताया था न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है और उससे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, फिर एक्सॉनल फाइबर होता है और एक्सॉनल नर्व एंडिंग होती है। तो जहां पे साइटॉन्स इकट्ठा पाए जाते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर। जो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन जहां कलेक्टेड होते हैं वो पार्ट कैसा कलर का हो जाता है, ग्रे मैटर। इसमें मैंने बताया था कि निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये कलरफुल ग्रे मैटर जो है ग्रे कलर का ये दिखने में अपीयरेंस उसका हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। जो एग्जाम्स जहां पे नर्व फाइबर्स का कलेक्शन है, क्योंकि नर्व फाइबर पे मैंने बताया था बच्चों कि माइलिन शीथ पाई जाती है, लाइपोप्रोटीन की माइलिन शीथ पाई जाती है जिसकी वजह से इसका कलर कैसा दिखता है, व्हाइट। तो जहां पे नर्व फाइबर्स हो, एक्सॉनल नर्व फाइबर्स जहां पे इकट्ठे हों जिस पार्ट में ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के, उसको वहां पे व्हाइट कलर का वो दिखने में उसका अपीयरेंस होता है, उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। जहां पे सेल बॉडी एग्रीगेटेड है वहां पे ग्रे मैटर, ग्रे कलर का अपीयरेंस हो जाता है, वहां पे उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। तो ब्रेन में जो सेल बॉडी जहां कलेक्टेड है वो बाहरी हिस्सा है और अंदर गहराई में व्हाइट मैटर, वहां नर्व फाइबर्स के ट्रैक हैं। लेकिन स्पाइनल कार्ड में उल्टा है। स्पाइनल कार्ड में सेल बॉडी जहां कलेक्टेड है, जहां एग्रीगेटेड है, वो अंदर का हिस्सा है और बाहरी हिस्सा जो मैंने डॉट डॉट बनाया है देखिए ये व्हाइट मैटर है, वहां पे नर्व फाइबर्स का ट्रैक है। तो इसको अभी जो है जब रिफ्लेक्स एक्शन बताएंगे, रिफ्लेक्स आर्ट जब बताएंगे तो उसको और अच्छे से बताएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका डिटेल समझना बहुत जरूरी है कि ये स्पाइनस प्रोसेस है जो कि आप पीछे अपने इस बैक साइड में आप फील भी कर सकते हैं। अगर प्रेशर से दबाएंगे तो आपको जहां जहां प्रोसेस जो है होगा वहां आपको जो है फील भी होगा, एक उभार जैसा फील होगा। और ये जो है बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है, ये इंटरवर्टेब्रल जो डिस्क है ये बीच में पैड जैसा है और ये डिस्क एनुलस है। और ये जो वर्टेब्रल कैनाल है जिसको स्पाइनल कैनाल बोलते हैं, इसी में ये जो है स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। ये इसका व्हाइट मैटर, इसका ग्रे मैटर और सबसे बीच में सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है जो कि कंटिन्यूएशन किसका है, ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल का। और ये जो वर्टेब्रल कैनाल है बच्चों, ये इसमें सेम वही जो तीन मेनिंजेस हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर। पायामेटर जस्ट यहाँ स्पाइनल कार्ड से चिपकी रहती है और जो बोन से चिपकी रहती है वो ड्यूरामेटर है और बीच में अरेक्नॉइड मैटर। और स्पाइनल कार्ड के अंदर जो हिस्सा ग्रे मैटर का पाया जाता है उसको, चूंकि ये बैक साइड बच्चों, डार्सल साइड, बैक को क्या बोलते हैं, डार्सल,
बैक को क्या बोलते हैं? डार्सल। और जो फ्रंट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल। तो ये जो ग्रे मैटर पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों कि ये ग्रे मैटर का जो अपीयरेंस आप देख रहे होंगे अंग्रेजी का एच अक्षर, एच, इस तरीके से। तो जो है ये ग्रे मैटर जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर ये एच शेप्ड का है, और जो डार्सल साइड में जो पार्ट है ग्रे मैटर का उसको बोलते हैं डार्सल हॉर्न, और जो वेंट्रल साइड में स्पाइनल कार्ड के अंदर जो ग्रे मैटर उसको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न। और जैसे ही ये जो है स्पाइनल कार्ड से बाहर आया उसको बोलते हैं डार्सल रूट, उसी को नर्व रूट, एक्चुअली उसको नर्व रूट है। तो डार्सल रूट कहने का मतलब ये बैक साइड में, ठीक है। और वेंट्रल की तरफ जो रूट निकल के नर्व आ रही है उसको कहेंगे वेंट्रल रूट। और जो डार्सल जो रूट है वही बच्चों सेंसरी पार्ट है, उसमें कौन से फाइबर हैं? सेंसरी फाइबर हैं। जितने भी सेंसरी फाइबर जो है इन्वायरमेंट से सेंसेशन को, स्टिमुलस को सेंस करके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को स्पाइनल कार्ड की तरफ ला रहे हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट इसलिए न्यूरॉन बोला जाता है, सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है, अफरेंट न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन को इफेरेंट न्यूरॉन। अफरेंट न्यूरॉन जो ला रहे हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंपल्स जो है जो स्पाइनल कार्ड की तरफ ला रही है उसको अफरेंट न्यूरॉन। और जो मोटर इंफॉर्मेशन को, जो कमांड मिला है, जो मोटर एक्शन के लिए इंफॉर्मेशन ले जाना है, वो नर्व फाइबर जो ले जा रहा है उसको इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये जो नर्व रूट है बच्चों, ये यहां पे न्यूरल फोरामिना, ये बच्चों न्यूरल फोरामिना है, जिससे ये जो है जो नर्व रूट है स्पाइनल कार्ड के अंदर, स्पाइनल जो बोन है, वर्टिब्रल बोन है, उसमें एक जो है ओपनिंग है जिसको बोलते हैं न्यूरल फोरामिना। वहां से ये रूट बाहर निकलती है, नर्व रूट जो स्पाइनल नर्व वहीं से बाहर निकलती है। तो कभी किसी वजह से अगर डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज होता है तो वहां पे वो नर्व रूट कंप्रेस हो जाती है, उसी को बोला जाता है कि स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन में ही क्यों होती है? कभी जो है आपने कभी सोचा कि ये प्रॉब्लम जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ही आपने क्यों सुना? गर्दन और कमर, यहीं पे ये डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स ये प्रॉब्लम की वजह से ये नर्व कंप्रेशन क्यों ज्यादा होता है? उसका रीजन है बच्चों, ऑब्वियस रीजन, कि जहां पे जितना मूवमेंट होगा, जहां पे जितना मूवमेंट होगा वहां प्रॉब्लम भी उतना होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्पाइन है उसका मूवमेंट सबसे ज्यादा या तो गर्दन में होता है, यस नो मूवमेंट, या जो है यस मूवमेंट या नो मूवमेंट। तो सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है सर्वाइकल रीजन में, और इसके बाद कमर के रीजन में। दूसरा एक वजह है जो कर्वेचर, जो ऐसा कर्वेचर है स्पाइन का कि जो वेट बेरिंग है, सबसे ज्यादा वेट बेरिंग, हेड का सारा वेट गर्दन पे और पूरे ट्रंक का जो सारा वेट कमर पे। तो ये दो जगह पे वेट बेरिंग भी ज्यादा होती है, और इसी दो जगह पे सबसे ज्यादा हमारे स्पाइन में मूवमेंट भी होता है। तो इस वजह से यही दो जगह पे नर्व कंप्रेशन की भी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। इसीलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबोसैक्रल स्पॉन्डिलाइटिस ही आपने सबसे ज्यादा सुना। इसे बेल्ट क्यों लगा देते हैं और कॉलर क्यों लगा देते हैं? उसका पर्पस ये होता है बच्चों कि जब हम जो है आगे की तरफ जब हम गर्दन को झुकाते हैं या आगे की तरफ जब हम कमर को झुकाते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग में नर्व कंप्रेशन बढ़ जाता है।
तो उसको रोकने के लिए उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि हम आगे गर्दन हमारी न झुके या आगे कमर न झुके, या तो जो है कॉन्शियसली आदमी उसको अपने आप को रोके, अदरवाइज जो है कॉलर लगाए या लंबर रीजन में तो लंबर बेल्ट लगाए। तो जो है उसका मेन पर्पज ये होता है। और इसीलिए बच्चों जब कभी किसी को ये प्रॉब्लम होती है, गर्दन की नस दब रही हो या कमर की नस दब रही हो, तो डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं कि वो गर्दन झुका करके या कमर झुका करके कोई काम ज्यादा देर तक न करें। उनको जमीन पर भी बैठने से मना किया जाता है, ऊंची तकिया लगाने से मना किया जाता है, ताकि गर्दन स्ट्रेट रहे। अगर ज्यादा तकिया ऊंची लगा देंगे तभी तो फ्लेक्शन जैसा हो गया। और ऐसे लोगों को जो है सर के नीचे हाथ भी रख करके नहीं सोना चाहिए, वहां भी फ्लेक्शन हो जाता है। तो जब भी फ्लेक्शन होगा आगे की ओर जो है फॉरवर्ड बेंडिंग होगी नेक की या कमर की, तो नर्व कंप्रेशन बढ़ जाता है। और भारी वेट भी उठाने से मना किया जाता है। कोई जो है भारी सामान जब हम झुक करके उठाते हैं, जैसे बाल्टी का पानी, गेहूं की बोरी, गैस की टंकी या भारी बेड अगर हम उठा रहे हैं, तो वहां भी नर्व कंप्रेशन अचानक कमर पे के रीजन में बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों से बचना भी चाहिए बच्चों। अब जो है स्पाइनल कार्ड को थोड़ा सा और समझते हैं। स्पाइनल कार्ड का जो मेन फंक्शन है, एक्चुअली स्पाइनल कार्ड जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट पे जो भी स्टिमुलस हैं, वो जो है रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस स्टिमुलस को परसीव करते हैं। वहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंसरी नर्व के द्वारा स्पाइनल कार्ड तक पहुंचती है। और अगर जरूरत पड़ती है तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड से फिर ऊपर ब्रेन तक असेंड करती है। और कुछ एक्शंस स्पाइनल कार्ड के ही थ्रू हो जाता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, जहां पे प्रोटेक्टिव फंक्शन की जरूरत होती है, जहां पे क्विक रिस्पांस की जरूरत होती है, जहां पे अगर हम थिंक करके एक्ट करना चाहेंगे तब तक देर हो जाएगी और हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो खुद जो है हमारा सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, डिसाइड कर लेता है कि किस फंक्शन को हमको क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। जो है जहां पे हमारे पास सोचने तक का भी समय नहीं है, वो सारे फंक्शन स्पाइनल कार्ड से ही निपटा दिए जाते हैं। और जहां पे हमको थिंक करके एक्ट करने की जरूरत है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन फिर असेंड करती है ब्रेन तक। ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को जो है वहां पे उनकी प्रोसेसिंग करता है और उनको पुराने अपने जो पास्ट मेमोरीज में जो इंफॉर्मेशन है उनसे भी मैच कराता है। ब्रेन के अदर पार्ट से भी वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, सबको एसोसिएट करता है और फिर एक जो है वो रिस्पांस देता है। एक जो है फिर कमांड जनरेट करता है, जो कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू फिर इफेक्टर ऑर्गन तक आती है और हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी फिर उसी अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। तो स्पाइनल कार्ड जो है उसका बेसिक फंक्शन यही हो गया कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो स्टिमुलस का काम करते हैं। जैसे अचानक हमने कोई चीज देखा, कोई चीज स्मेल किया, कोई चीज हमने सुना, हमारे जो है स्किन ने कोई थर्मल सेंसेशन जैसे ठंडा या गर्म या पेन का सेंसेशन उसने फील किया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो पहले स्पाइनल कार्ड तक आती है। अगर क्विक रिस्पांस की जरूरत है तो वहीं से रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, और अगर जो है क्विक रिस्पांस की जरूरत नहीं होती तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। और फिर ब्रेन जो है कमांड जनरेट करता है, वो भी स्पाइनल कार्ड के थ्रू पहले स्पाइनल कार्ड में आता है, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है, जो कि स्केलेटल मसल भी हो सकती है, स्मूथ मसल भी हो सकती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो सकते हैं।
ठीक है, या तो ग्लैंड्स हो सकती हैं और फिर एक्शन लिया जाता है। तो ये है स्पाइनल कार्ड का बेसिक फंक्शन कि उसके थ्रू ही सारी चीजें या तो स्पाइनल कार्ड तक पहुंच रही है या तो ब्रेन तक पहुंच रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पाइनल कार्ड जो है रिफ्लेक्स एक्स उसके तीन उनकी सारी एक्टिविटीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि स्पाइनल कार्ड के तीन बेसिक फंक्शन होते हैं। पहला तो जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन, जहां पे हमको ब्रेन को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्विक रिस्पांस की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी तो ब्रेन जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें देर हो जाएगी और तब तक जो है बहुत सारा जो है हार्म हो जाएगा बॉडी को। इसलिए कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो स्पाइनल लेवल तक ही निपटा दिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये जो है सेंसरी जो इंपल्सेज हैं उनको कंडक्ट करता है ब्रेन तक, कंडक्ट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। और तीसरा कंडक्ट्स मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, कहां से, बॉडी से। तो बॉडी से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको ब्रेन तक पहुंचाता है और जो ब्रेन मोटर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है उसको ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाता है। और कुछ एक्शन जो स्पाइनल कार्ड के लेवल तक ही हो जाते हैं उनको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये तीन बेसिक फंक्शन है किसके, स्पाइनल कार्ड के। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हमको नर्व इंपल्स कंडक्शन को समझना है, नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, तो सबसे पहले क्या हुआ, किसी स्टिमुलस ने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। जो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों वो बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर का मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल जो एनर्जी, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट की जो भी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। और इस रिसेप्टर से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन को हमने बोला था अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये स्पाइनल कार्ड या ब्रेन, ये दोनों ही बच्चों, दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां तक ये सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है और फिर ये मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को हमने क्या बोला था, इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू ये इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन क्या क्या है बच्चों, चाहे वो मसल्स हो सकती हैं या ग्लैंड्स हो सकती हैं। मसल्स ये स्केलेटल मसल भी हो सकती है, स्मूथ मसल भी हो सकती है। और फिर जो है रिस्पांस, जो भी एक्ट होता है, बॉडी जो एक्ट करती है उसको रिस्पांस के रूप में जो है हमको देखने को मिलता है। ये नर्व इंपल्स कंडक्शन है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था बच्चों कि स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकते हैं। इंटरनल स्टिमुलस जैसे थर्स्ट हो गया, हंगर हो गया, इमोशनल स्टिमुलस भी होते हैं, एग्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, लव हो गया।
तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे पेन हो गया, प्रेशर हो गया, टच हो गया, ठीक है, या जो है टेम्परेचर स्टिमुलस है, तो ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। और उनको जो परसीव करता है वो रिसेप्टर। रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सेंसरी ऑर्गन्स में। सेंसरी ऑर्गन्स में, जैसे आईज। आईज के जो रिसेप्टर्स बच्चों को क्या बोला जाता है? फोटो रिसेप्टर। नोज, जो कि स्मेल का काम करती है, उनके रिसेप्टर को क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट है बच्चों। ईयर, ईयर में दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक बच्चों ऑडिटरी, ऑडिटरी रिसेप्टर, और दूसरा वेस्टिबुलर रिसेप्टर, जो कि बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करने में जिनका योगदान होता है, वेस्टिबुलर रिसेप्टर। जैसा आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप ऐसे चक्कर घूम रहे हैं, तो अगर आप घूमना बंद भी कर देते हैं तब भी अगर आप जो है अपने को सेंस कर सकते हैं कि अभी भी आपकी बॉडी, अगर आप आंख बंद किए हैं तो लगता है जैसे हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे जो इनर ईयर में जो वेस्टिबुलर पार्ट है उसमें तीन तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं, जो 3D में उनका जो है ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि तीन तीन कैनाल्स, तीन जो है अलग अलग जो है डायरेक्शन में होती हैं। तो उनके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो उनके अंदर पेरिलिम्फ होता है, वो सर्कुलेट करने लगता है, वो घूमता रहता है। अचानक तो रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से। तो उसकी वजह से अगर हम घूमना बंद भी कर देते हैं तब भी हमको महसूस होता रहता है कि हम अभी घूम रहे हैं। तो जो बैलेंस है हमारा जो है, जैसे अगर हम झुक रहे हैं तो हम फील कर पाते हैं कि हम झुक रहे हैं, हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, या जिस भी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होता है बॉडी का, वो हम फील कर पाते हैं इस वेस्टिबुलर पार्ट की वजह से, जो कि इनर ईयर का पार्ट है। इसको अगले जो लेक्चर्स है उसमें हम बताएंगे, आईज और ईयर को जब बताएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। तो ऑडिटरी रिसेप्टर और वेस्टिबुलर रिसेप्टर। इसके अलावा बच्चों स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे प्रेशर को सेंस करने के लिए बैरो रिसेप्टर, टच को सेंस करने के लिए प्रोप्रियो रिसेप्टर, इसके अलावा नॉसी रिसेप्टर जो कि पेन को परसीव करता है, थर्मल रिसेप्टर्स बच्चों होते हैं कोल्ड और जो है हीट को सेंस करने के लिए, नमी को हाइग्रो रिसेप्टर, ह्यूमिडिटी या नमी को, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, इनको भी हम सेंस कर सकते हैं। जिस रिसेप्टर्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रो रिसेप्टर। तो जो है इसके अलावा जो है जैसे जो टंग के रिसेप्टर हैं उनको गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टर्म इंपॉर्टेंट बच्चों। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि टेस्ट को परसीव करते हैं। तो टेस्ट को परसीव करने के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर, टच को प्रोप्रियो रिसेप्टर, पेन को नॉसी रिसेप्टर, और नमी ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर को हाइग्रो रिसेप्टर, और हीरिंग को ऑडिटरी रिसेप्टर, और बैलेंसिंग को वेस्टिबुलर रिसेप्टर, और ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल करना जो कि नोज में रिसेप्टर से पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर बच्चों वो तीन, उनको जो है उनके स्ट्रक्चर के आधार पे उनको तीन कैटेगरी में भी आप बांट सकते हैं। जो रिसेप्टर्स तीन प्रकार के होते हैं, एक फ्री नर्व एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग, ये बच्चों साइटोन सेल बॉडी है, और ये डेंड्राइट्स हैं। ये जैसे पेन और टेम्परेचर, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए इसी समय कि पेन और टेम्परेचर की जो रिसेप्टर्स हैं वो फ्री नर्व एंडिंग के रूप में होते हैं। और दूसरा बच्चों एनकैप्सुलेटेड,
एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। ऐसे बच्चों, ये सेल बॉडी है, साइटॉन है, ये एनकैप्सुलेटेड मतलब ये ढके हुए हैं। ये टच एंड प्रेशर, टच और प्रेशर के जो नर्व्स है बच्चों, वो जो है रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं उनमें, वो कैसे हैं, एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं। और एक है बच्चों स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, जो कि ये फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये स्पेशलाइज्ड जो सेंस ऑर्गन्स में सीधे जो पाए जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड उनको रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं रिसेप्टर की। अब आगे बच्चों हम लोग डिटेल से समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को, जो क्विक रिस्पॉन्सेज हैं, उनको कैसे कंट्रोल करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन कितने प्रकार का होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, उसको डिटेल से समझते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों होता है, पहली बात ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। इस पर हमारा कोई वॉलेंट्री कंट्रोल, हमारा कॉन्शियस कोई कंट्रोल नहीं होता है। कैसा एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, और ये क्विक और स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। क्विक एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है। तो जो है इसके लिए क्या क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, एक सडन एक्शन होता है, क्विक एक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इनवॉलेंट्री होता है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जो भी हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, वो स्टिमुलेशन का काम करते हैं, स्टिमुलस का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर्स हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, और वो ब्रेन तक नहीं जाती। स्पाइनल कॉर्ड ही उस जो है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है सेंस करता है, और तुरंत मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा तुरंत जो है जो कमांड है अपना इफेक्टर ऑर्गन को भेजता है, यानी कि स्केलेटल मसल या कोई स्मूथ मसल या जो ग्लैंड्स को भेजता है, या इंटरनल ऑर्गन्स को भेजता है, और तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि कोई गेंद हमने फेंकी, दीवार से जहां टकराई वहीं से वापस आ गई, इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। तो उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है कि जिस लेवल पर सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंची, सेम उसी लेवल से मोटर इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन को पहुंच जाएगी। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये क्विक रिस्पॉन्सेज है। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि जो भी सेंसेस जो परसीव हुए, वो क्या जाते, ब्रेन तक जाते, और ब्रेन उनको जो है प्रोसेस करता सारी इंफॉर्मेशन को, और जो भी एक्शन उसको लेना है उसके प्रॉस एंड कॉन्स को भी फिर सोचता कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और जो पुरानी पास्ट जो मेमोरीज में उसके इंफॉर्मेशन है, उससे उनको लिंक करके उसको कोरिलेट करके जो है तब वो डिसीजन अगर लेता, या ब्रेन के अदर पार्ट से जो इंफॉर्मेशन उसके जो मेमोरी में है उनसे जो है एसोसिएट करके अगर वो डिसीजन उसको लेना होता, तो सोचिए कितना देर हो जाता। तो जितने भी प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जैसे हम देख भी नहीं रहे हैं, जैसे अगर हमारा हाथ किसी पीछे बैक जो है बैक साइड में कोई गर्म चीज रखी है, अचानक हाथ टच हुआ तो हम तुरंत विड्रा कर लेते हैं, तो हम उसको देख भी नहीं रहे हैं। इतना क्विक रिस्पांस वहां पे हम लोग को लेना होता है कि वहां पे थिंक करके एक्ट करने की भी समय नहीं हमारे पास होता है। तो वो सारे जो इस प्रकार के जो एक्शंस हैं, जो प्रोटेक्टिव एक्शंस हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक ही निपटा दिए जाते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक स्पेशल बच्चों फंक्शन है, क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। तो
रिफ्लेक्स आर्क क्या है बच्चों? रिफ्लेक्स आर्क जो रूट है बच्चों, जो 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 जैसे आप ऐसे समझो बच्चों कि अगर हमको कोई क्विक एक्शन लेना होगा तो हमको शॉर्टेस्ट रूट भी फॉलो करना होगा। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या हो सकता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जाए, पहले कोई भी इंफॉर्मेशन पेरिफेरी से अगर जा रही है तो वो पहले स्पाइनल कार्ड के ही थ्रू जाएगी, चाहे वो स्पाइनल कार्ड तक ही उसका निपटारा हो जाए, चाहे ब्रेन ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाए और ब्रेन फिर उसको थिंक करे और फिर एक्शन करे। तो जाना तो पहले स्पाइनल कार्ड तक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा कि पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड तक गई और वहीं सेम लेवल से वो तुरंत मोटर कमांड जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन को पहुंचा और तुरंत एक्शन ले लिया गया। तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट जो अपनाया जाता है नर्स द्वारा उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी समझते हैं बच्चों। जैसा कि ये स्पाइनल कार्ड बच्चों, मैंने बताया कि इसका जो ग्रे मैटर है वो एच आकार का होता है और बीच में सेंट्रल कैनाल है। जैसे इधर वैसे इस साइड भी उसी तरीके से। ये बच्चों जो थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन आप देख रहे हैं ये डार्सल, ये बैक साइड है बच्चों, ये बैक साइड है। बैक साइड को क्या बोलते हैं? डार्सल। और जो फ्रंट साइड है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल। तो डार्सल रूट गैंग्लिया, डार्सल रूट गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या बच्चों क्या होता है? ये यहाँ पे जो जो सेंसरी नर्व फाइबर है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उनकी सेल बॉडी यहाँ पे जो है कलेक्टेड होती है। तो सारी सेल बॉडी यही पे एग्रीगेटेड होती है, इसलिए ये थोड़ा सा पोर्शन बल्ज कर जाता है, इसी को गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये बच्चों मैंने बताया कि स्पाइनल कार्ड के अंदर जो ग्रे मैटर जो पार्ट है उसको बोलते हैं हार्न। तो चूंकि ये डार्सल साइड बैक साइड है, इसको क्या बोलेंगे? डार्सल हार्न, सींग जैसा। ये एच शेप्ड है, जो ग्रे मैटर है ये कैसा है? एच शेप्ड है। आप देख पा रहे होंगे ये एच शेप्ड है। और ये इसके बाहर जो है ये व्हाइट मैटर, क्या है? व्हाइट मैटर। और ये क्या है? ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। अंदर ग्रे मैटर, बाहर व्हाइट मैटर। ये एच शेप्ड है, इसको पूछा जाता है बार बार, एस शेप्ड, इंग्लिश का एच। और स्पाइनल कार्ड के बाहर ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं डार्सल रूट, नर्व रूट है। और ये वेंट्रल रूट, ये वेंट्रल हार्न। ये बच्चों बीच में जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है इसी को सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, सेंट्रल कैनाल। अब मैंने बताया बच्चों कि जो स्पाइनल जो नर्व्स होती हैं, सारी नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स्ड होती हैं। उनमें दोनों तरीके के फाइबर, सेंसरी फाइबर भी और मोटर फाइबर सेम नर्व में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों ये सपोज करो
ये सेंसरी नर्व फाइबर है। क्या है? सेंसरी। ये इसका सेल बॉडी है, साइटान है। और ये बच्चों एक्सॉन है। साइटान से जो नर्व फाइबर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये बच्चों डेंड्राइट्स हैं। ये भी बच्चों एक्सॉन ही है, एक्सॉनल नर्व फाइबर। अब ये जो बच्चों डेंड्राइट्स हैं, यहां जो है ये रिसेप्टर्स, यहीं पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स। जैसे सपोज करो बच्चों कि ये हैंड है, तो यहां कोई जैसे गर्म चीज या कोई चीज मतलब जो है प्रिक कर गई, कोई नुकीली चीज चुभ गई। तो अगर कोई चीज प्रिक की है तो पेन सेंसेशन, ये जो डेंड्राइट्स में रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, ये पेन, ये जो प्रिक है ये सेंसेशन का काम करेगा, ये स्टिमुलस का काम करेगा। ये सेंसेशन है, स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलस परसीव कौन कर रहा है? रिसेप्टर। और फिर यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है डार्सल रूट गैंग्लिया से होते हुए कहां तक पहुंच गई? स्पाइनल कार्ड के जो है ये डॉर्सल हॉर्न तक पहुंच गई। ये क्या है? डॉर्सल हॉर्न। अब बच्चों ये जो स्पाइनल कार्ड के अंदर जो न्यूरॉन पाई जाती है, ये सेल बॉडी जैसे इसकी डेंड्राइट्स है, ये इसका एक्सॉन है, और फिर एक्सॉनल नर्व एंडिंग। ये इस वाले जो सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉनल नर्व एंडिंग है, एक्सॉनल नर्व एंडिंग। और ये जो है जो इस न्यूरॉन को जो स्पाइनल कार्ड के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, इनको कई नाम से जो है इनको कई नाम दिया गया है। जैसे एक नाम है इनका रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, या इसी को इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं, या कनेक्टिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये जो है अभी मोटर न्यूरॉन और जो है सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग न्यूरॉन। इसी को एक और नाम दिया गया बच्चों, एसोसिएशन न्यूरॉन। तो कुछ भी नाम पूछा जाए, इसको बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, एसोसिएशन न्यूरॉन, इसको नाम याद रखिए। एसोसिएशन न्यूरॉन, कनेक्टिंग न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, सब न्यूरॉन, ये सब एक ही नाम है। एक ही न्यूरॉन के सब ये अलग अलग नाम है। तो ये जो है इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ये यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सिनेप्स बना यहाँ पे बच्चों, और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन इसमें इस न्यूरॉन में आई, और फिर यहाँ पे फिर एक सिनेप्स बनेगा, ये साइटान है मोटर न्यूरॉन का, और फिर इससे जो एक्सॉन निकला, ये सेम जो है स्पाइनल नर्व, इसी स्पाइनल जिस स्पाइनल नर्व से ये सेंसरी न्यूरॉन आया था, उसी स्पाइनल नर्व में देखिए मोटर न्यूरॉन भी, इसीलिए स्पाइनल नर्व को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड नर्व। तो इस हाथ में जो मांसपेशियां बच्चों, जो मांसपेशियां हैं, वो इफेक्टर का काम करती हैं। तो ये मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाता है, ये इंफॉर्मेशन मांसपेशियों को आई, यहां से रिसेप्टर से सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड को गई, स्पाइनल कार्ड के अंदर जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन को जो है वहां तक पहुंचा दिए, और जो मोटर कमांड है वो बच्चों, वो ये मोटर न्यूरॉन उसको इफेक्टर आर्गन तक पहुंचा दिया, स्केलेटल मसल तक पहुंचा दिया, और तुरंत विड्रॉल एक्शन जो है हो गया। विड्रॉल एक्शन क्या है बच्चों? प्रोटेक्टिव एक्शन है विड्रॉल एक्शन। ये जो विड्रॉल एक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, कि हमने देखा भी नहीं, हमने सोच करके, ये जो काम है ये इनवॉलंटरी हो रहा, सोच के नहीं हो रहा। ब्रेन जब ये इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक असेंड करती, और ब्रेन फिर उसको थिंक करता, फिर एक्ट करता, तो उसमें कितना सोचिए देर हो जाता, तब तक तो ये जो है ये पिन चुभ जाती।
ठीक है, या जो है अगर हीट कोई चीज गर्म चीज टच कर रही है तो वहां हम सोचते नहीं, तुरंत विड्रा कर लेते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं, विड्रॉल रिस्पॉन्सेज हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ये पूरा एक कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क है बच्चों। ये शार्टेस्ट रूट है। इससे ज्यादा शार्ट क्या होगा कि स्पाइनल कार्ड के जिस लेवल पे इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, उसी लेवल से मोटर न्यूरॉन मोटर इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा दी। तो ये शार्टेस्ट रूट है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क भी बच्चों जो है दो प्रकार का होता है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। उन दोनों में क्या अंतर है, बस केवल हल्का सा जो है दिमाग में इसको रखिए, केवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपल रिफ्लेक्स आर्क है उसमें क्या होता है कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो स्पाइनल कार्ड में ऊपर या नीचे ट्रेवल नहीं करती, वो जिस लेवल पर आई उसी लेवल से मोटर इंफॉर्मेशन भी मोटर न्यूरॉन से चली गई। तो उसमें होता क्या है कि एक बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट जो अफेक्टेड है, जो जैसे जहां पे स्टिमुलस जिस जिस पार्ट ने परसीव किया है, वो केवल वही पार्ट का विड्रॉल होता है, केवल उसी पार्ट का, एक बॉडी का पार्ट ही केवल विड्रॉ होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक बॉडी के पार्ट में ही पाया जाता है जो स्टिमुलस को परसीव किया है। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क का ये मतलब मत समझिएगा कि कोई इंफॉर्मेशन जो है पूरा ब्रेन तक जा रही है और थिंक करके एक्शन लिया जाए, ऐसा नहीं है, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है। लेकिन वहां पे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आई तो किसी भी लेवल पे, लेकिन वो ऊपर और नीचे पूरे स्पाइनल कार्ड में जो है वो फैल जाती है। तो उससे होता क्या है कि जो कमांड मिलता है, जो मोटर एक्टिविटी होती है, पूरे बॉडी की एज ए होल हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप रोड पे टहल रहे हैं और वहां पे एक कॉइल्ड रस्सी जो है, एक रस्सी जो है ऐसे गिरी हुई आपने अचानक देखा और आपको अचानक लगा कि ये क्या है, सांप है। तो आपका केवल पैर केवल ऐसे नहीं उठाएंगे, आप अचानक पूरा जंप कर जाएंगे, पूरी बॉडी जो है पूरी बॉडी जंप कर जाएगी। कोई कोई कहीं पे फ्लेक्शन हो रहा होगा, कहीं एक्सटेंशन हो रहा होगा, आप मतलब पूरे बॉडी में एक जो है एक्टिविटी आ जाएगी और आप जंप करके दूर जा करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये जो प्रोटेक्टिव एक्शन है ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है। यहां पर भी आपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया है, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन ही है जो है, ये भी स्पाइनल कार्ड से ही जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरे बॉडी में रिस्पांस आया, तो ये जो है इसको कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो एक सिंपल रिफ्लेक्स आर्क होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क होती है। बच्चों आप थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस के बारे में भी समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस बच्चों दो प्रकार के, दो टाइप्स के रिफ्लेक्सेस जो है पाए जाते हैं हम लोग के अंदर। एक नेचुरल जिसको कि इनबॉर्न रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, और एक एक्वायर्ड जिसको कि कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल रिफ्लेक्स पे, उसको समझते हैं कि नेचुरल जो रिफ्लेक्सेज हैं या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेज हैं वो क्या है। तो नेचुरल रिफ्लेक्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये इनबॉर्न रिफ्लेक्सेज हैं। ये क्या है कि जब से बच्चा पैदा होता है उसी समय से हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लर्न नहीं किए जाते, एक्सपीरियंस से ये चीजें नहीं आती, ये जो है हम इन रिफ्लेक्सेस को लेके पैदा होते हैं।
और ये हमारे पेरेंट्स से इसको हम इनहेरिट करते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये रिफ्लेक्सेस जो है ट्रांसफर होती रहती हैं। इसमें कोई भी प्रीवियस लर्निंग की जरूरत, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। जैसे स्नीजिंग रिफ्लेक्स, अगर हमारी नाक में कोई भी पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल जैसे ही जो है एंट्री करता, टच करता है, तुरंत हम छींक करके उसको बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है? स्नीजिंग। ये इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, ये पैदा हुआ बच्चे के अंदर भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। कफिंग रिफ्लेक्स, जब जैसे जो है कभी खाते हुए जो है कोई भी फूड पार्टिकल या जो है कोई भी फूड का कंपोनेंट जो है अगर हमारे विंड पाइप को टच कर जाता है तो तुरंत हम कफिंग होने लगती है। इसको क्या बोलते हैं? कफिंग रिफ्लेक्स। या अगर कोई जो है हमारे जो विंड पाइप है उसको कोई भी चीज म्यूकस या इरिटेट करता है तो वहां भी कफिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, हम खांसने लगते हैं उसको निकालने के लिए। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए खाना खाते समय ये नहीं बोला जाता कि जैसे ये कहा जाता है कि बोल बोल उसमें बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। कभी कभी झटके से विंड पाइप को फूड पार्टिकल टच कर जाता है और अगर वो जो है वहां तो खैर नेशन ने प्रोटेक्शन के लिए एक जो है लिड, एक ढक्कन जैसा लगा रखा है, उसको भी डिटेल में बताएंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे या रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएंगे। तो जो है ये क्या है? कफिंग रिफ्लेक्स। तो जैसे ही उस ढक्कन को भी वो टच कर गया तो जो है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो जैसे ही उसको टच कर गया तो तुरंत हम उसको कफिंग करके उस जो है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? कफिंग। ये इनबॉर्न है, ये नेचुरल है, ये जन्मजात है। ठीक है। इसके अलावा ब्लिंकिंग, ये सब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं। ये प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। ब्लिंकिंग, जैसे कि कोई भी चीज हमारी आंखों की तरफ अगर आ रही है तो तुरंत हम आंखें बंद कर लेते हैं। ये क्या है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई चीज अंदर एंट्री भी कर गई तो तुरंत फ्लशिंग ऑफ टीयर्स जो है आंसू का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ताकि उस चीज को हम उस पार्टिकल को बाहर निकाल दें। तो फ्लशिंग ऑफ टीयर्स ये भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। या विड्रॉल, जो अभी मैंने बताया है, जितने भी विड्रॉल एक्शन है, जैसे कोई चीज गर्म टच कर गई हाथ में या पिन प्रिक हो गया या हम टहल रहे हैं कोई नुकीली चीज हमारे पैर में चुभ गई तो तुरंत हम अपने पैर को विड्रॉ कर लेते हैं, पर अपने हाथों को विड्रॉ कर लेते हैं। तो जितने भी विड्रॉल एक्शन है ये सारे जो है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं। ये क्या है? ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शनल रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स। जस्ट न्यूबॉर्न बेबी है, अगर आप उसके होंठ को टच करेंगे तो उसको चूसने लगता है, सक करने लगता है। तो ये इनबॉर्न है, ये जो है सीखता नहीं बच्चा है, ये पैदाइशी है। तो सकिंग रिफ्लेक्स। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, स्वेलो करना। इसके अलावा सलाइवेशन रिफ्लेक्स, जब वो कोई चीज हम च्यू करते हैं, सलाइवेशन ड्यूरिंग च्यूइंग, तो सलाइवेशन जो है होने लगता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये भी जो है इनबॉर्न या नेचुरल रिफ्लेक्स है। इसके अलावा जो प्यूपिल का डायलेटेशन, जैसे कि अगर हम जो है अचानक जो है लाइट एरिया से डार्क रूम में जैसे जाते हैं तो हमारी जो प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं ताकि जो भी रोशनी हो हमारे अंदर एंट्री कर सके और हम देख सके चीजों को। या जो है अचानक अगर हम डार्क रूम से बाहर अचानक रोशनी में आते हैं, जैसे अगर हम मूवी देखने गए, थिएटर में गए हैं तो वहां डार्क रहता है, अचानक जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारी जो प्यूपिल है उसमें कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, ताकि चूंकि अचानक आए हैं तो जो है कम रोशनी हमारी आंखों के अंदर जाए। तो जो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन है
कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन, ये भी क्या है, इनबाउंड मतलब नेचुरल रिफ्लेक्स है। ये कैसे रिफ्लेक्सेज हैं, फंक्शनल रिफ्लेक्सेज, इनको फंक्शनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल रिफ्लेक्सेज बोलते हैं। तो ये नेचुरल रिफ्लेक्स हैं, ये बाय बर्थ हमारे अंदर पाए जाते हैं और ये हम पेरेंट्स से इसको इनहेरिट करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये रिफ्लेक्सेज अपने आप जो है चले जाते हैं। दूसरा है बच्चों एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेज। इसी को हम कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये नेचुरल नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं है। ये क्या है कि है तो ये भी इनवॉलंटरी एक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्स है तो इनवॉलंटरी है, ऑटोमेटिक है, और ये जो है सडन एक्शंस हैं। लेकिन ये जब तक प्रीवियस लर्निंग ना हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस हम ना किए हों, तब तक जो है हम ये रिफ्लेक्स हमारे अंदर डेवलप नहीं हुए रहते। तो जो है ये इनबॉर्न नहीं है, नेचुरल नहीं है, हम बाय बर्थ हमको नहीं मिलते, ये एक्सपीरियंस से इसको जो है ये हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये एक्वायर्ड किए जाते हैं, एक्सपीरियंस से, लर्निंग से एक्वायर्ड किए जाते हैं। बहुत सारे वॉलंटरी एक्शन ऐसे हैं जिसको बार बार रिपीट करते 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 वो फिर इनवॉलंटरी एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये उस टाइप के एक्शंस हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि अगर किसी ने ऐसे हाथ किया तो हमको एक्सपीरियंस से पता है कि वो थप्पड़ मारने वाला है, तुरंत हम अपना प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं। या जैसे सामने से कोई कुत्ता या कोई जानवर आ रहा है, आप केवल झुक करके आप केवल ऐसा प्रिटेंड करिए कि आप कोई पत्थर या उठा करके उसको जो है मारने के लिए, दौड़ाने के लिए चाह रहे हैं तो भाग जाएगा। तो ये सारे जो है, ये सारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये कैसे हैं, ये एक्सपीरियंस से, लर्निंग से जो है हमारे अंदर डेवलप होते हैं। इसे इनको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या कंडीशनड रिफ्लेक्स। जैसे कि फेमिलियर टेस्टी फूड, जैसे ही उसको हम स्मेल करते हैं या जैसे ही उसको हम देखते हैं, सलाइवेशन होने लगता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि पहले से हम उसको टेस्ट कर चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, हमारी मेमोरी में वो चीज होना चाहिए। अगर हमारी मेमोरी में वो चीज नहीं है तो फिर वो एक्शन नहीं होगा, चाहे जितना टेस्टी फूड हो। जैसे हम किसी दूसरे कंट्री में गए हैं, वहां का कोई फूड है, वो उसको देख करके हमको सलाइवेशन नहीं होगा। एक वेजिटेरियन को नॉन वेज देख करके कभी सलाइवेशन नहीं होगा, या जो है नॉन वेजिटेरियन जो है उनको नॉन वेज अगर कोई दिख गया जो जिसको कि वो पहले खा चुके हैं, उनको सलाइवेशन होने लगेगा। तो कहने का मतलब कि ये लर्न पहले से इनके जो है ये एक्सपीरियंस्ड जो है होना चाहिए, वो चीज हम पहले से लर्न कर चुके हों, वो हमारी मेमोरी में वो चीज होना चाहिए, तभी ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन हम जो है हमारे अंदर देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही टीचर एंट्री करते हैं, हम सोच करके एक्ट नहीं करते, वो भी स्पाइनल एक्शन ही है, रिफ्लेक्स एक्शन ही है, हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो एक्शन है, या जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, सपोज करिए आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो अचानक कोई चीज अगर सामने आ गई तो आप थिंक करके एक्ट नहीं करते, अचानक आपका ब्रेक लग जाता है। तो ये सारे एक्शन जो है ये कैसे है, एक्वायर्ड एक्शंस है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये ब्रेन यहाँ नहीं करता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है, सब के सब स्पाइनल एक्शन है, प्रोटेक्टिव एक्शन है। या जैसे आप देखे होंगे कि जैसे आप कार से ड्राइव कर रहे हैं और आपका जो है खिड़की का शीशा खुला हुआ है, तो कभी कभी जैसे राइट अगर घूम रहे हैं तो आप दाहिना हाथ निकाल करके जो है इशारा देने लगते हैं। तो ये सब रिफ्लेक्ट जो है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये कैसे हैं, लर्न है, एक्सपीरियंस्ड है। जैसे
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको पता नहीं है लेकिन आप जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, सोच करके उसको प्ले नहीं कर रहे हैं। जैसे कीबोर्ड पे काम के, जैसे आप मोबाइल का कीबोर्ड, आप कुछ बातें कर रहे हैं लेकिन आप अपना काम कर सकते हैं। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल लेवल पर ये काम होते हैं। तो इस तरीके के जो जैसे जो है आप बात कर रहे हैं, अपना शूलेस बांध रहे हैं, तो ये सारे एक्शन कैसे हैं, एक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस से सीखे जाते हैं, ये हमारी मेमोरी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो रिफ्लेक्स एक्शन है जो स्पाइनल लेवल पर ही परफॉर्म किए जाते हैं, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, सब के सब इनवॉलंटरी है। पहले कभी वॉलंटरी थे लेकिन रिपीटेडली उसको करते 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 वो क्या हो गए, इनवॉलंटरी हो गए। तो इस तरीके के रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, पावलोव एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के लिए ही है। पावलोव एक्सपेरिमेंट। पावलोव बच्चों ये जो है एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे, रशियन बायोलॉजिस्ट थे। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, उन्होंने कुत्तों पे परफॉर्म किया था। क्या किया था कि उन्होंने डॉग्स को फूड दिया। क्या दिया, फूड दिया, भोजन दिया डॉग को, बार बार उसको रिपीटेडली जो है जब फूड उसको देते थे तो उन्होंने देखा कि वो डॉग क्या कर रहा है, स्लाइवेट कर रहा है, स्लाइवेशन हो रहा है, स्लाइवेशन हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि केवल घंटी बजाई, रिंगिंग बेल, रिंगिंग बेल, लेकिन फूड नहीं दिया, फूड नहीं दिया, नो फूड। तब उन्होंने क्या देखा कि वही डॉग अब स्लाइवेट नहीं कर रहा है, डॉग स्लाइवेट नहीं कर रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि रिपीटेडली, बार बार, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है बच्चों, बार बार करने से ही डेवलप होता है, वो मेमोरी में आ जाना चाहिए। जब तक वो मेमोरी में नहीं आएगा, एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, लर्निंग में नहीं आएगा, तब तक वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि रिंगिंग बेल, जब वो घंटी बजाते थे, वो भोजन के साथ में घंटी बजाते थे, भोजन भी देते थे और घंटी भी बजाते थे। तो दोनों को एक साथ उन्होंने, दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है, फूड विथ रिंगिंग बेल। तब उन्होंने देखा कि वो स्लाइवेट कर रहा था। तो स्लाइवेशन तब भी उसको जो है होता था, क्यों, क्योंकि उसको फूड जाता था, फूड मिल जाता था। लेकिन साथ में जब वो रिंगिंग करते थे, जब घंटी बजाते थे, उसी समय फूड देते थे। बाद में उन्होंने क्या किया, रिंगिंग बेल मतलब घंटी तो बजाई लेकिन फूड नहीं दिया। तब भी उन्होंने देखा कि डॉग अब स्लाइवेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके मेमोरी में वो चीज बन गई कि जब घंटी बजाई जा रही है तो हमको फूड भी मिल रहा है। तो उन्होंने फूड नहीं भी दिया, केवल घंटी बजाया, तब भी चूंकि उसके मेमोरी में था कि फूड हमेशा जो है घंटी के बजने के साथ मिलता है, तो उसको स्लाइवेशन हो रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है पावलोव ने कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स को दिखाने के लिए किया था। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम लोग आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमा मतलब बॉडी होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट थे, एक क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व
जो स्पाइनल कार्ड से निकल रही हैं। तो ये तो दोनों हो गया। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिटेल से समझते हैं। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, उसको हेडिंग भी डाल लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? ऑटोनॉमिक मतलब ये होता बच्चों कि विदाउट आवर कॉन्शियस एफर्ट, ये सारी चीजें इनवॉलंटरी हो रही है, हमारे कॉन्शियस एफर्ट से नहीं हो रही है, ये अनकॉन्शियसली अपने आप हो रही है। इनवॉलंटरी एक्शन ये भी है बच्चों। तो एक तो इनवॉलंटरी एक्शन हमने क्या देखा, रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी एक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो वॉलंटरी एक्शन किससे होते हैं? हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। और इनवॉलंटरी एक्शन वो एक तो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों, और दूसरा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स, तो इनके एक्शंस इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि ये ऑटोनोमसली वर्क करता है, मतलब विदाउट आवर कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो बच्चों है होमियोस्टेसिस। याद रखिए बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होमियोस्टेसिस। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या है? होमियोस्टेसिस, दैट इज मेंटेनिंग बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, मेंटेनिंग बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। तो होमियोस्टेसिस इसका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या करता है कि जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारा हार्ट का धड़कना, रेस्पिरेटरी रेट, डाइजेशन, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, ये जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस हैं, इनको भी यही कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल्स अदर फंक्शन में क्या है? कंट्रोल्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे कॉन्शियस एफर्ट से नहीं हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं अंदर। ठीक है, जैसे डाइजेशन, वो हमारे कंट्रोल में कहां, हमारी इच्छा से थोड़ा होता है, वो तो होता रहता है। डाइजेशन, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन यानी पासिंग ऑफ स्टूल। तो डेफिकेशन, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस, ये सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं, ये भी जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसको बच्चों हम लोग डिटेल से समझेंगे कि ये कैसे कंट्रोल करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है
उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों के एक्शन अपोजिंग एक्शन है, दोनों के एक्शन अपोजिंग एक्शन, एक दूसरे के विपरीत हैं। जो सिंपैथेटिक एक्शन है ये बच्चों क्या करता है कि हमको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हमारी बॉडी को हैंडल करने के लिए तैयार करता है कि हम तनावपूर्ण परिस्थितियों को कैसे हैंडल करें। जैसे अचानक जो है हमारे सामने सांप दिख गया, अचानक हमको जो है कुत्ते ने दौड़ा लिया, तो जब तनावपूर्ण परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं जहां पर हमको या तो फाइट करना है और या तो फ्लाइट कर जाना है, भाग जाना है, तो इसके लिए हमारे बॉडी को इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि जब जो एक्टिविटी है, जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है वो हमने पार कर लिया, तो फिर बॉडी अपने को फिर से नॉर्मलाइज कर ले, उसके लिए हमारे बॉडी को तैयार करता है। तो ये बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, ये बॉडी को रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन देता है। जब एक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद बॉडी को ये क्या करता है, रिलैक्सेशन देता है। तो उसके लिए कौन सिस्टम जिम्मेदार है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कराता है और पैरासिम्पैथेटिक जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाती है तो हमारे बॉडी को पुनः नॉर्मलाइज कराता है। तो उसके फंक्शन को डिटेल से हमको अलग अलग करके समझना है कि बॉडी के किस सिस्टम को जो है, किस इंटरनल ऑर्गन पे उसका क्या क्या एक्शन है। एक्चुअली इनका जो मैक्सिमम जो एक्शन है वो इंटरनल ऑर्गन्स पे है। इसको बच्चों हम लोग इस तरीके से समझें, अगर जो है जैसे सपोज करो बच्चों हम ब्रेन बनाते हैं, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिबेलम है, ये बच्चों जो है ब्रेन स्टेम है, और इसके बाद ये मेडुला का जो प्रोलॉन्गेशन है ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है। ये स्पाइनल कार्ड है। इधर हमने जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इधर लिखेंगे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इधर लिखेंगे। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे ये समझना है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इसको क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, थोरैकोलंबर आउटफ्लो। थोरैकोलंबर आउटफ्लो। जैसा कि बच्चों नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि यहाँ की जो नर्व्स, जो स्पाइनल नर्व जो है या क्रेनियल नर्व जो कंट्रोल कर रही है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, वो कहां से निकल रही है, क्रेनियम मतलब कुछ ब्रेन के रीजन से और कुछ सैक्रम के रीजन से, सबसे स्पाइनल कार्ड के सबसे निचले हिस्से से। और जो थोरैक्स और लंबर रीजन जो हमारे चेस्ट और पेट के रीजन से जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो क्या किसको कंट्रोल करती हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेन स्टेम और मेडुला का जो रीजन है बच्चों, जो ये क्रेनियम रीजन हो गया और इधर सैक्रम हो गया। तो ये ऊपर और जस्ट नीचे ये पैरासिम्पैथेटिक, और इसके बीच में जो है थोरैक्स, ये जो है थोरैक्स पार्ट और लंबर पार्ट, यहां से जो नर्व्स निकल करके बाहर जा रहे हैं वो किसको कंट्रोल कर रही हैं, वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही हैं।
तो अब एक चीज ये हमने बताया कि एक चीज दिमाग में रखिए कि दोनों के एक्शन क्या है, अपोजिंग एक्शन है। तो सबसे अच्छा है इसको याद करने का तरीका बच्चों कि आप अपने दिमाग में इमेजिन किया करिए कि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या कोई पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो क्या हो रहा होता है। तो उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इसको याद करना रटना नहीं पड़ेगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ऊपर से अगर हम लोग शुरू करते हैं, सपोज करो आईज पे आते हैं, आईज। तो आंखों में क्या जरूरत है बच्चों कि प्यूपिल कैसी हो, डायलेटेड हो। प्यूपिल क्या हो, डायलेटेड हो। डायलेटेड क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इमेजिन करो कि आपको कुत्ते ने दौड़ा रखा है, ठीक है, तो आप प्यूपिल डायलेटेड क्यों चाहिए? क्योंकि प्यूपिल जितना डायलेटेड रहेगी उतना हम क्लियरली अपने आसपास की चीजों को देख रहे होंगे कि हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। कहीं पेड़ पे चढ़ सकते हैं या कोई चीज हमको दिख गई कि नहीं, देखो उधर जो है पत्थर पड़ा है या डंडा पड़ा है, उसको हम उठा करके अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। या किसी के घर में, किसका घर खुला है उसके घर में घुस सकते हैं। तो उसके लिए तो हमको देखना है ना क्लियरली, सारी चीजें विजिबल हो हमारी नजर के सामने। तो प्यूपिल क्या हो, डायलेटेड, ताकि जितना मैक्सिमम रोशनी जो है, जो लाइट है, मैक्सिमम लाइट हमारी आंख में एंट्री करे, रेटिना तक जाए, ताकि हम चीजों को देख सके, क्लियरली देख सके। अगर हल्का अंधेरा भी है तो जो भी रोशनी अवेलेबल हो वो हमारी आंखों में एंट्री करे, क्योंकि जब तक वो आंखों में एंट्री नहीं करेगी तब तक हम कैसे किसी चीज को विजुलाइज करेंगे, कैसे देखेंगे। तो प्यूपिल कैसी होनी चाहिए, डायलेटेड। लैक्राइमल ग्लैंड्स, लैक्राइमेशन होना चाहिए बच्चों। आप खुद भी देखते हो कि जब आप तनाव में रहते हो तो आंसू निकलने लगते हैं। तो तनावपूर्ण परिस्थितियों में आंसू ने, आप रोने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। तो जो है लैक्राइमेशन किसका एक्शन हो गया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। प्यूपिल का डायलेटेशन, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। फिर आते हैं सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा का क्या काम है बच्चों, डाइजेशन। तो यहां तो जान बचानी है, तो डाइजेशन यहां इनहिबिटेड रहेगा, डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगी ही नहीं। अभी तो जान बचाना है, अभी तो हमारी प्राथमिकता क्या है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने को बाहर निकालना। तो सलाइवरी ग्लैंड का जो फंक्शन है सलाइवेशन है, जो सलाइवा किस लिए निकलता है, डाइजेशन। तो सलाइवेशन क्या होगा, इनहिबिटेड होगा, सलाइवेशन इनहिबिटेड। फिर आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। जैसे ब्लड वेसल पे आते हैं, तो ब्लड वेसल का क्या होगा बच्चों, कंस्ट्रिक्टेड। जो मैक्सिमम ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट कोरोनरी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट कोरोनरी। कोरोनरी, कोरोनरी सप्लाई कहां हो रही है, कोरोनरी सप्लाई कहां हो रही है, ब्रेन को। तो ब्रेन को तो एक्टिविटी चाहिए ना, वो तो थिंक कर रहा है ना, इसीलिए जो है इसलिए सॉरी बच्चों, कोरोनरी मतलब हार्ट, हार्ट को तो एक्टिविटी करनी है ना, इसीलिए वहां की सप्लाई जो है प्रभावित नहीं हो सकती। तो उसका सर्कुलेशन तो बढ़ाना है, ठीक है। तो जो है हार्ट और ब्रेन का सर्कुलेशन केवल यहाँ पे बढ़ा रहता है, अदरवाइज मैक्सिमम जो ब्लड है वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, कौन सा ज्यादा एक्शन कर रहा है, मांसपेशियां, हमारी मांसपेशियां वर्क कर रही हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो ब्लड सप्लाई है कहां हो रही होगी, हमारे मांसपेशियों की तरफ। तो इस वजह से जो है ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्टेड। लेकिन हार्ट रेट बढ़ा रहता है। तो हार्ट बहुत तेजी से पंप कर रहा होगा, ताकि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन क्यों होता है, ताकि एनर्जी
एनर्जी प्रोडक्शन तेजी से हो सके। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा? ब्लड ही तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाएगा। जो हाथ पैर की मांसपेशियां भागने में काम कर रही हैं, वहां एनर्जी जो है प्रोडक्शन की जरूरत है। तो वो एनर्जी प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब ब्लड वहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पहुंचाए। तो उसके लिए पंपिंग एक्शन किसको करना है? हार्ट को करना है। तो इसीलिए हार्ट बहुत तेजी से पंप कर रहा होगा, तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा। फिर आते हैं बच्चों लंग्स पे। लंग्स, ये जो है लंग्स का क्या स्थिति होगा कि जो ब्रोंकाई और ब्रांकियोल्स हैं वो क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। रिलैक्सेस ब्रोंकाई एंड ब्रांकियोल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ताकि मैक्सिमम जो एयर वेज है डायलेटेड है, ताकि मैक्सिमम जो एयर की एंट्री हमारे फेफड़े में, जो भी हमको हवा मिल रही है, जल्दी जल्दी जो हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे फेफड़े तक पहुंचे। इसलिए जो एयर वेज है वो क्या है? रिलैक्स है। स्किन में क्या होगा बच्चों? जो इरेक्टर, जो पाइलाई, जो मसल्स हैं स्किन की, वो क्या होंगी? कंट्रैक्टेड होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, इरेक्टर पाइलाई जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्टेड होंगी। उससे क्या होगा? जो हेयर्स हैं रेज्ड होंगे डर के मारे। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हेयर्स हमारे रेज्ड रहते हैं। तो ये जो है इरेक्टर पाइलाई मसल्स के कंट्रैक्शन की वजह से होता है। तो स्किन में जो इरेक्टर पाइलाई मसल्स हैं वो हेयर्स को रेज्ड कर देती हैं, बाल हमारे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आते हैं स्टमक और पैनक्रियाज, स्टमक एंड पैनक्रियाज, तो स्टमक और पैनक्रियाज का संबंध किससे है? डाइजेशन से। अभी मैंने बताया कि उनकी एक्टिविटी क्या होगी? इनहिबिटेड होगी। इसके अलावा गॉल ब्लैडर और लीवर पे आते हैं। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल जूस को पहुंचाना। तो यहां जो है गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी भी इनहिबिटेड होगी। क्यों? क्योंकि डाइजेशन तो होना नहीं है। तो लीवर में क्या होगा? लीवर में बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जो ग्लाइकोजन है ये टूट टूट करके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? ग्लूकोज में। इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन का टूटना। तो लीवर जो है ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ करके ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा रिजर्व में ग्लाइकोजन था, जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको बच्चों लीवर क्या कर देता है? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रिजर्व में रखे रहता है। और जब जरूरत पड़ती है तो उसको तोड़ करके ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट करके बॉडी को दे देता है जहां यूज होना होता है। जैसे इस समय एनर्जी की जरूरत है मांसपेशियों को, तो वो जो है फटाफट ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। काम कहां हो रहा होगा? लीवर में हो रहा होगा। तो गॉल ब्लैडर की जो एक्टिविटी है वो तो इनहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन तो होना नहीं है, बाइल जूस की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसके बाद आते हैं इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन का बच्चों उसका काम क्या है? डाइजेशन करना। उसके लिए उसमें पेरिस्टैल्टिक मोशन होते रहते हैं। तो पेरिस्टैल्सिस क्या हो रही होगी? हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? नहीं हो रही होगी, क्योंकि डाइजेशन तो होना नहीं है, अभी तो जान बचानी है। तो पेरिस्टैल्टिक एक्टिविटी रुकी रहती है। इसके बाद आते हैं बच्चों यूरिनरी ब्लैडर पे। तो यूरिनरी ब्लैडर में दो चीजें हैं, एक तो ब्लैडर की जो डेट्रोसर मसल्स हैं, और दूसरा जो इंस्पेक्टर है। ओवरऑल बच्चों हमको क्या चाहिए? वहां तो जान बचानी थी, यूरिनेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो हम तो अभी भाग रहे हैं, ठीक है। तो हमको यूरिनेशन को रोकना है, अर्ज फॉर यूरिनेशन को रोके रखना है, तो वहां पे उसकी जरूरत है। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो मांसपेशियां हैं वो क्या है? रिलैक्स रहेंगी। वो क्या रहेंगी? रिलैक्स रहेंगी,
ताकि यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट ना कर सके, कंट्रैक्शन उसका स्टार्ट ना हो। और जो इंस्ट्रिक्टर है वो तो कंस्ट्रिक्टेड रहेगा ताकि यूरिन को पास तो करना नहीं है। तो जो दोनों को अलग अलग समझिएगा बच्चों कि जो इंस्ट्रिक्टर हो तो कंस्ट्रिक्टेड है और जो डेट्रूसर मसल्स हैं वो क्या है, रिलैक्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स कहां पाई जाती है, एड मैंने ऊपर, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं ये बच्चों इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स हैं जिसको कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी बोला जाता है, इपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। क्यों, क्योंकि यही तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। यही तो हमको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करता है। ये जो ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है ये भी इसी का एक्शन है, ठीक है। ब्लड वेसल पे, हार्ट पे जो एक्शन हो रहा है, जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड है एक्सेप्ट कोरोनरी, ये भी इसी का एक्शन है। तो जो है एड्रिनल ग्लैंड को ये प्रोमोट करता है, स्टिमुलेट करता है कि ये ज्यादा से ज्यादा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को सीक्रेट करे ताकि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर सकें, या तो फाइट करें या तो फ्लाइट करें, या तो भाग लें, अपने को बचाव कर लें, या तो सिचुएशन को फेस करें। बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इसका प्रभाव होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बच्चों क्या प्रभाव होगा, वहां का जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड फ्लो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि जो सेक्सुअली स्टिमुलेट कर सकता है उसको तो रोकना है, ठीक है। तो जो डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये है बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी। आपको इसको कैसे याद करना है कि इमेजिन करिए कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि उस समय हमारे अंदर क्या हो रहा होगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई चूंकि मांसपेशियों में चाहिए तो और जगह की ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड होगी एक्सेप्ट कोरोनरी, क्योंकि उसको तो भाई वर्क करना ही है, और जो है लैक्राइमेशन हो रहा होगा, प्यूपिल डायलेटेड होगी, इसके अलावा जो है जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे होंगे तो वो एयरवे पैसेज जो है डायलेटेड होंगे ताकि जितनी भी हवा है वो हमारे फटाफट जो है फेफड़े तक पहुंचे, ब्रांकियोल्स भी डायलेटेड होंगे। गाल ब्लैडर, लीवर जो है गाल ब्लैडर को सिक्रीशन नहीं भेजना, इसलिए गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा लीवर जो है ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ताकि ग्लूकोज की ज्यादा से ज्यादा जो है जरूरत पूरी हो सके। यूरिनरी ब्लैडर वो जो है कंट्रैक्शन, उसमें जो मसल्स हैं उनका कंट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जो स्फिंक्टर की स्मूथ मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होंगी। जो डेट्रूसर मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट करने के बाद ही यूरिनेशन स्टार्ट होता है वो जो है रिलैक्स रहेंगी। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ताकि वो सेक्सुअली स्टिमुलेट ना हो। अब आते हैं बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहां क्या हो रहा होगा, तो प्यूपिल का क्या होगा, वहां पे कंस्ट्रिक्टेड, क्या होगा, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम उसका मेन काम क्या है बच्चों कि बॉडी को नॉर्मलाइज कराना है। अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन ओवर हो गई, अब बॉडी को आप सोचिए अगर कि कुत्ता भाग गया या हमने कुत्ते को भगा दिया या हम अपने को जो है घर किसी जो है कमरे में घुस करके दरवाजा बंद कर लिए और फिर भी हमारा हार्ट रेट बढ़ा रहे, जितनी भी एक्टिविटी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो है हमारे अंदर पैदा किया, अगर सब होता रहे तो सोचिए कि हमारा क्या हाल होगा। बॉडी मसल्स तो एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगी, हम जो है सलाइवरी ग्लैंड्स अपना काम नहीं करें, हमारा मुंह सूखा जा रहा है, तो जो है प्यूपिल्स जो है जो डायलेटेड है, अब तो हम स्ट्रेस ओवर हो गया ना, तो अगर वो नॉर्मलाइज ना हो तो सोचिए हमारी क्या स्थिति होगी। तो वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अब स्टार्ट हो जाती है कि फिर से बॉडी को पुनः नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में ले आना है ताकि हम रिलैक्स्ड स्टेट में फिर से पहुंच जाएं। तो अब क्या है कि उसका सब अपोजिंग एक्शन
जो है, जो यहाँ सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ने किया था उसको अब चूंकि नॉर्मलाइज करना है तो हमको क्या करना है, अपोजिट एक्शन को ध्यान में रखना है कि प्यूपिल अब क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। अब लैक्राइमेशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड अब सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा ताकि जो मुंह सूख रहा था फिर से ठीक हो जाए। और चूंकि इतना एनर्जी हम वेस्ट कर चुके हैं, फिर से अगर हम कोई चीज खाएं तो हमको डाइजेशन फिर से स्टार्ट हो, जल्दी जल्दी हमारा जो है एनर्जी हम फिर से प्राप्त कर सके। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ था वो अब हार्ट रेट क्या होगा, फिर से डाउन होगा। डाउन का मतलब ये नहीं समझिएगा कि नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मल हो जाए। जो बढ़ा हुआ हार्ट रेट था वो डाउन हो जाएगा। जो कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स थी हर जगह की, वो फिर से अब नॉर्मल हो जाएंगी, फिर से ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा। फेफड़े अब जो है, जो ब्रोंकाई एंड ब्रांकियोल्स थे वो मतलब नॉर्मलाइज, जो डायलेटेड हो गए थे वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्ट मतलब नॉर्मल से और ज्यादा नहीं, जो है नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ब्रांकियोल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इरेक्टाइल मसल्स जो कंट्रैक्टेड थी वो रिलैक्स हो जाएंगे, हेयर्स फिर नॉर्मल हो जाएंगे। स्टमक और पेनक्रियाज की एक्टिविटी फिर स्टार्ट हो जाएगी। स्टमक अपना जो है डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, पेनक्रियाटिक जूस अपना सिक्रीशन स्टार्ट कर देगा, गाल ब्लैडर अपना कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा कि ताकि जो है जो भी बाइल है वो इंटेस्टाइन को पहुंचे, और जो चीजें अगर हम कुछ खा रहे हैं फिर से एनर्जी पाने के लिए, क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो जो है वो डाइजेशन हम कर सके। यूरिनरी ब्लैडर अब जो है, अब अगर जो है यूरिन जितना बनी है, कलेक्टेड है, अब डेट्रोसर मसल्स कंट्रैक्ट होंगी और स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और हम यूरिनेट करने जा सकते हैं। या डिफिकेशन भी उस समय रुका हुआ रहता है, वो भी जो है हम डिफिकेशन प्रोसेस भी उस समय स्टार्ट जो है वो स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखें तो अब वहां पे ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा और हम सेक्सुअली स्टिमुलेट हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बच्चों कि यहाँ जो नर्व इससे रिलेटेड है वो है वेगस नर्व। कौन सी? वेगस नर्व। तो वेगस नर्व यहाँ पे स्टिमुलेट होगी, जो कि हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करेगी और ये जो सारी एक्टिविटी हमने बताया इसको कंट्रोल करेगी। और यहाँ जो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड हार्मोन था मैंने बताया था, एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन, जिसको एक और नाम दिया जाता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन यहाँ जो हार्मोन जो एक्ट में रहता है वो क्या है? एसिटाइलकोलिन। ये बच्चों कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इससे रिलेटेड हार्मोन क्या है? एसिटाइलकोलिन। और नर्व कौन सी है? वेगस नर्व। और इसका जो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ऊपर और नीचे, बस ऐसे याद रखिए, थोरैक्स और नंबर रीजन की जो नर्व्स जो आउटफ्लो है वो किससे रिलेटेड है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट या फ्लाइट रिस्पांस ऑफ बॉडी के लिए रिस्पांसिबल है, लेकिन रेस्ट और डाइजेस्ट की जब बात आती है, रेस्ट एंड डाइजेस्टिव एक्शन, वो पैरासिम्पैथिक नॉर्मलाइज एक्शन है, रेस्टिंग कंडीशन में बॉडी को ला रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन को फिर से स्टार्ट कर रहा है। या फीड एंड ब्रीड रिस्पांस, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, फीड एंड ब्रीड रिस्पांस। तो फीड एंड ब्रीड रिस्पांस ऑफ द बॉडी एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पांस ऑफ द बॉडी, ये किससे रिलेटेड है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से। और जो है ये जो फाइट एंड फ्लाइट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। अगर पूछा जाए कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पांस ये किससे रिलेटेड? सिंपैथेटिक एक्टिविटी से, नर्वस सिस्टम से, और पैरासिम्पैथिक से रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पांस एंड फीड एंड ब्रीड रिस्पांस ऑफ द बॉडी वो रिलेटेड है। एक चीज और जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड जो नर्व्स हैं वो फाइबर छोटे हैं, क्योंकि वहां फास्ट रिस्पांस चाहिए, जो है क्विक रिस्पांस, जल्दी रिस्पांस चाहिए।
वहां तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो वहां फास्टर रिस्पांस मिलता है और उनके जो न्यूरॉनल पाथवे हैं वो क्या है, छोटे हैं। तो शॉर्ट न्यूरॉनल पाथवे, इससे फायदा क्या मिलता है कि फास्ट रिस्पांस। यहां जो है, जो न्यूरॉनल पाथवे है थोड़ा जो पैरासिम्पैथिक के लंबे हैं और वहां थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में स्लोअर रिस्पांस मिलता है। और मैंने बताया कि इसका जो संबंध है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन से है और इसका जो संबंध है एसिटाइलकोलिन से है। थैंक यू बच्चों, ये लेक्चर आज इसी पे हम समाप्त कर रहे हैं। अगर ये बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ढेर सारे लाइक्स दीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों में बांटिए इसको, ताकि जो ये नॉलेज है सारे जो है लोगों तक फैले। जितना नॉलेज फैलाई जाएगी उतना नॉलेज बढ़ती है। इसलिए बच्चों इसको दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू बच्चों।